हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है डीम्ड डिविडेंड। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम डीम्ड डिविडेंड से रिगार्डिंग टैक्सेशन की बात करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले कोई भी इंडियन कंपनी, ठीक है, जो इंडियन कंपनी है वो हमारा अगर डिविडेंड इशू कर रही है, डिविडेंड पे कर रही है, तो उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी आती है आपकी, ठीक है। अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप का डिविडेंड पे किया जाता है, जिसपे अलग अलग टाइमिंग के ऊपर आपकी टैक्सेबिलिटी आती है, जिसको आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले डिविडेंड की, तो भाई डिविडेंड किस किस टाइप का हो सकता है अगर इसको बात करें तो एक होता है आपका फाइनल डिविडेंड, जो बिल्कुल फाइनल हो चुका है, लास्ट में आपका इशू होने वाला है, ठीक है। दूसरा होता है आपका डीम्ड डिविडेंड, जो कि एक तरह से कंपनी उसको डिविडेंड कह के नहीं दे रही है, बट हाँ हमें दिख रहा है कि भाई हाँ तुम डिविडेंड अलग तरीके से पे कर रहे हो, ठीक है, तो उसको डीम्ड डिविडेंड बोलते हैं। एक होता है आपका इंटरिम डिविडेंड, जो एक साल के बीच में फाइनल डिविडेंड से पहले इंटरिम डिविडेंड कंपनी दे सकती है कि भाई लगे कि चल ठीक है यार बहुत कमा लिया, थोड़ा बहुत रिवॉर्ड दे देते हैं शेयर होल्डर्स को, तो उसको हम इंटरिम डिविडेंड यहां पर कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन टाइप के हमारे पास डिविडेंड आते हैं जिनकी यहां पर पेमेंट बनती है। अब इसकी टैक्सेबिलिटी कब कब बनेगी, ठीक है। तो जो फाइनल डिविडेंड है वो इशू किया जाता है एजीएम में, ठीक है। तो जैसे ही एजीएम के अंदर वो डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई हाँ अब हमें ये कंपनी जो है फाइनल डिविडेंड पे कर रही है, तो वहां पर उसके डिक्लेयर होने पर ही उसकी टैक्सेबिलिटी आपकी बन जाएगी कि डिक्लेयर हो चुका है, एक्रूड हो गया है, आपको मिलेगा ही, ठीक है। वहीं पर डीम डिविडेंड की बात करें तो भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है कि अलग अलग तरीकों से कंपनी ने किसी शेयर होल्डर को बेनिफिट दिया, जिस बेनिफिट को हम डिविडेंड मान रहे हैं। तो देखो यहाँ पर एजीएम का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर किसी भी चीज़ का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर हम उस पॉइंट ऑफ डेट को देखेंगे जहाँ पर उसने वो अब एक तरह से वो जो बेनिफिट है, वो जो पेमेंट है, वो कंपनी ने शेयर होल्डर को करी है। तो वही वहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पेड या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस पॉइंट को हम डेट ऑफ डिविडेंड मान लेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर मान लो जो इंटरिम डिविडेंड है, जो साल के बीच में नॉट इन एजीएम, उसके अलावा जो डिविडेंड आपको डिक्लेयर किया गया है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी कब बनेगी, तो भाई जब कंपनी से एक्चुअल में उस शेयर होल्डर को वो पैसा मिल जाएगा, जब वो रिसीव कर लेगा। तो यहां पर ये तीन पॉइंट हैं। अब देखो एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं, कहीं पे भी पूछ सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल इंटरिम डिविडेंड का नाम दे दिया, ठीक है, और उन्होंने बोला कि इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने पे किया है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी कब होगी। तो भाई कंपनी ने पे किया, कंपनी ने बोला कि हम दे रहे हैं, हम अकाउंट में डाल रहे हैं, तो उस पॉइंट पे नहीं। यहां पर बात आएगी जब शेयर होल्डर को वो रिसीव हो जाता है, कि शेयर होल्डर के अकाउंट में वो आ गया है, तो जिस प्रीवियस ईयर में आया उस प्रीवियस ईयर की वो इनकम बन जाएगी, ठीक है। यहां पर डिम डिविडेंड कब माना जाएगा, जब एक्चुअल में पे किया जाएगा। और फाइनल डिविडेंड इकलौता ऐसा है जो पेमेंट और रिसिप्ट से हटके है, वो डिक्लेयर होते ही उसकी टैक्सेबिलिटी मान ली जाएगी। तो यहां पर ये चीज याद रखना है, क्योंकि वो एजीएम में डिक्लेयर होता है, उससे कंपनी वैसे ही पीछे नहीं हट सकती है, ठीक है। तो यहां पर ये सारे पॉइंट्स हो गए। तो इस तरीके से ये तो हाँ बेसिक पॉइंट। अब देखो ये कोई इशू नहीं है, आप लॉ में पढ़ चुके हो, वही सारी कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं। टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डीम डिविडेंड वाली चीज है ना, ये यहां पर मैटर करती है, ये यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो अब हम ये एनालाइज करने वाले हैं कि किन किन सिचुएशंस में डिविडेंड को डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। तो भाई सबसे पहले आता है हमारे पास, अगर मैं बोलूं कुछ एक सेक्शन नंबर 222A से लेके 222D तक, ये थोड़ी सी एक कॉमन सी लाइन में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। 222 और 222E जो होगा वो एक थोड़ा सा डिफरेंट प्रोविजन होगा, जिसको और डेप्थ में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आया 222A, 222B, 222C एंड 222D। तो ये सारे के सारे प्रोविजंस हमारे पास आ गए, जिनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। 222E को हम अलग से डिस्कस करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है वो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ए क्या बात करता है, ए से क्या होता है, एसेट। तो ए बात करेगा आपके एसेट के बारे में, ठीक है। बी के बाद क्या होता है कि भाई डिबेंचर्स की बात करेंगे। बी के अंदर हम डिबेंचर्स के बारे में बात करेंगे या फिर डिपॉजिट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सी, और सी के अंदर हम बात करेंगे कि भाई लिक्विडेशन के टाइम पे जो एसेट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। सी के टाइम पे बात करेंगे हम लिक्विडेशन के टाइम पे जो एसेट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डी, जहां पर आता है आपका रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है।
तो यहां पर आता है कि भाई इस पॉइंट पे इस तरीके से अगर कंपनी किसी भी शेयर होल्डर को कोई चीज दे रही है, कोई एसेट दे रही है, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ आपका कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा है जो उसने डिविडेंड के फॉर्म में नहीं बांटा है, सब कुछ सारे खर्चे सब कुछ मिटा देने के बाद जो चीज़ें आपके पास बची हैं वो कंपनी के पास ये पड़ा है। उसके बाद कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड ना देकर किसी शेयर होल्डर को एसेट दे रही है, या डिबेंचर या डिपॉजिट दे रहे हैं, या फिर लिक्विडेशन के टाइम पे एसेट दी जा रही है बट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रखा है, या फिर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हुई है, तो उस केस में कुछ ना कुछ दिया है शेयर होल्डर्स को। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर उस चीज को माना जाएगा कि भाई आपने एक तरह से डिविडेंड दिया है, ठीक है, आपने एक तरह से अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड यहां पर दिया है। इसमें एक एडिशनल पॉइंट क्या आता है कि एनी इशू ऑफ बोनस टू प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर भी एक तरह से इक्विटी शेयर होल्डर से हटके होते हैं, डिबेंचर्स की तरह ही आते हैं थोड़ा बहुत। तो एनी इशू ऑफ बोनस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये सारी चीजों में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं कंपनी के, कैपिटलाइज्ड हो या ना हो, ठीक है, कैपिटलाइज्ड हो, वो जो प्रॉफिट्स हैं उनको कैपिटलाइज किया हुआ है या नहीं किया हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था और उसके बाद आपने इस तरीके से आपने कुछ ना कुछ शेयर होल्डर को दिया है, तो सीधी सी बात है भाई डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। इतनी सी बात है। देखो ये 4 पॉइंट यहां पर आपके एक साथ हो गए कंप्लीट। दिस इज ऑल यू नीड टू नो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 222E, सेक्शन नंबर 222E। अब ये क्या बात करता है, ये थोड़ा सा अलग से कैसे है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली एक क्लोजली हेल्ड कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। किस पे अप्लाई होता है, क्लोजली हेल्ड कंपनी, उसके ऊपर ही ये चीज अप्लाई होती है, उसके अलावा किसी और कंपनी पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। क्लोजली हेल्ड कंपनी बेसिकली होती क्या है कि यार उसके शेयर होल्डर्स एक मास में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, उसके शेयर होल्डर कुछ पर्टिकुलर लोग हैं, कुछ एचयूएफ्स हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं, तो उन्होंने मिलकर एक कंपनी बना के क्लोजली हेल्ड कि क्लोज तरीके से उसके शेयर्स हेल्ड किए गए हैं, ठीक है। ऐसी एक कंपनी है। अब वो क्या करती है, वो क्लोजली हेल्ड कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर को कोई लोन दे रही है या एडवांसेस दे रही है, ठीक है। कौन किसको, वो ऐसा इंसान है जिसको लोन या एडवांसेस दिए जा रहे हैं जिसकी 10% और मोर की वोटिंग पावर है। तो भाई ऐसे केस के अंदर किसी ऐसे इंसान को, सबको नहीं, ऐसा नहीं है कंपनी ने किसी को भी लोन दे दिया, किसी भी शेयर होल्डर को गलती से लोन दे दिया तो उसको डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। वो इंसान वो होना चाहिए जो एटलीस्ट 10% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग होल्ड करता है, ठीक है। तो उस केस के अंदर ऐसे शेयर होल्डर को अगर पैसे दे दिए तो उस केस के अंदर आपका ये डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा इस चीज को, ठीक है। अब ये तो हुआ एक बहुत ही बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात। अब इसके अराउंड जितने भी फैक्टर्स हैं सबके बारे में हम बात करते हैं। पहली बात तो क्या लोन्स एंड एडवांसेस किसी ने भी किसी को भी दे दिया तो क्या उसको डीम्ड डिविडेंड ही माना जाएगा, तो उसके एक्सेप्शंस ये है कि भाई आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लोन्स एंड एडवांसेस का नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज आपका ट्रेड एडवांस नहीं होना चाहिए कि मान लो जो शेयर होल्डर है वो कुछ सामान भी बेच रहा है, उसकी वजह से कंपनी ने पैसा दिया, या कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराती है उसकी कंपनी, मान लो कोई एचयूएफ है, ठीक है, वो एचयूएफ कोई एक सर्विस प्रोवाइड कराती है XYZ और वो एचयूएफ उसका शेयर होल्डर भी है। अब उस सर्विसेज के लिए कंपनी ने एडवांस दिया था, उसने लोन नहीं दिया था, तो उसको हम जबरदस्ती डीम्ड डिविडेंड नहीं बना देंगे। तो ट्रेड एडवांस है तो वो एक अलग चीज है, बेसिकली करंट लाइबिलिटी है तो अलग चीज है, आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है तो एक अलग चीज है, ठीक है। तो लोन्स एंड एडवांसेस अगर स्पेसिफिकली दिया है जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, कंपनी का लोन्स एंड एडवांसेस देने का बिजनेस भी नहीं है और वो ट्रेड्स एंड एडवांसेस नहीं है, तो उस केस के अंदर ही माना जाएगा उस चीज को। अब इसके अंदर कुछ एडिशनल पॉइंट्स और आ जाएंगे, ठीक है, कि क्या इन्होंने सिर्फ उस शेयर होल्डर को लोन देने का नहीं लपेटे में लिया, इन्होंने क्या पकड़ा साथ में कि अगर मान लो उस कंपनी ने किसी ऐसी कंसर्न को, एनी कंसर्न जिसमें उस इंसान का, इस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो उसको भी लपेटे में ले लिया,
ठीक है, किसी भी चीज में, किसी भी कंसर्न में, कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई एओपी, उसमें अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो उसको भी पकड़ लिया। अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसको बोलेंगे, तो भाई वो होगा 20% से ज्यादा वोटिंग पावर या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर इस इंसान की है पार्टनरशिप फर्म में, और उसको इस क्लोजली हेल्ड कंपनी ने लोन दिया है, तो भाई वो भी डीम्ड डिविडेंड की कैटेगरी में आ जाएगा कि एक तरह से उसका इन्फ्लुएंस है और उसकी वजह से ही लोन दिया है, कहीं ना कहीं उस लोन से इसी को फायदा हो रहा है, तब इनडायरेक्टली आपका कान पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, या फिर वो एक कंसर्न ना होके एनी पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें उस शेयर होल्डर के बिहाफ में उसको कंपनी ने लोन दिया हो। ठीक है, तो भाई कोई पर्सन है जिसके बिहाफ में, शेयर होल्डर के बिहाफ में किसी और पर्सन को, यानी कि मान लो मैं उसका शेयर होल्डर हूं, ठीक है, मैंने उनको बोला कि यार मेरे पापा को लोन दे दो, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी उस लोन एंड एडवांसेस को आपका जो डीम्ड डिविडेंड है वो मान लिया जाएगा, अगर ये जो कंपनी है वो क्लोजली हेल्ड कंपनी है तो, और अगर मेरा ये सेटिस्फाई होनी है सारी, पहला कंडीशन क्लोजली हेल्ड कंपनी होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो होना चाहिए आपका, ठीक है, आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होना चाहिए उस लेवल पे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होना चाहिए। तो एक एक करके मैं पॉइंट देता हूं। पहली कंडीशन क्लोजली हेल्ड कंपनी, दूसरी कंडीशन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपका होना चाहिए वहां पर, ठीक है, और दूसरी चीज यहां पर कि शेयर होल्डिंग जो है वो मेरी यहां पर 10% से ज्यादा होनी चाहिए वोटिंग पावर के नाम पे, और मेरा अगर किसी कंसर्न में भी जा रहा है तो वहां पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा, मैं किसी पर्सन को भी दिलवा रहा हूं तो वहां पर भी वो चीज एप्लीकेबल हो जाएगी। ओके, आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हैं। तो भाई यही था इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले देखो, ज्यादा मुश्किल चीजों को ना करते हुए हमने बहुत सिंपल रखा, ठीक है, हमने पहले देखा 222A से लेके डी तक, जिसके अंदर क्या क्या आता है, कोई एसेट दी जा रही है किसी शेयर होल्डर को, कोई डिबेंचर दिए जा रहे हैं, डिपॉजिट्स दिए जा रहे हैं, या फिर बोनस दिया जा रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके केस में, लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स के केस में, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के केस के अंदर, ठीक है। तो इस केस में अगर ऐसी कोई चीज दी जा रही है आपके और कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा था, चाहे वो कैपिटलाइज था चाहे नहीं था, तो उस केस के अंदर आपका डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। और 222E लगता है सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी के ऊपर, और वो अपने किसी शेयर होल्डर को लोन्स या एडवांसेस दे रहे हैं, ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, तो उस केस में आपका लोन मान लिया जाएगा। लेकिन 10% से ऊपर की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। किसी कंसर्न को भी दिलवाया जहां पर 20% से ऊपर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वहां पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा, या मैं अपने किसी पर्सन को लोन दिलवाता हूं मेरे बिहाफ में तो वहां पर भी ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। एक चीज याद रखना कि सेक्शन नंबर A, B, C और D यहां पर एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, लेकिन इस सेक्शन के अंदर सिर्फ लिखा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट वाली टर्म अप्लाई नहीं होती है यहां पर सिर्फ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को देखा जाएगा। ओके, तो यहां पर यह पॉइंट आपका होता है क्लियर। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, आप आराम से कर लोगे। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो गाइज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।